एक बार पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भौतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये जो स्थिर विद्युती की हमारी पहली इकाई है, इसको हमने शुरू किया था। हमने घर्षण विद्युत के बारे में जाना था, विद्युत आवेश के बारे में जाना था, आवेशों के प्रकार के बारे में जाना था और साथ में यह भी समझा था कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम लोगों ने विद्युत आवेश के बारे में भली भांति जानने का प्रयास किया था, इसके मात्रक जाने थे। अब साथ में बच्चों हम लोग इसकी विमा की जानकारी भी ले लेते हैं। ये भी ध्यान रखना, विद्युत आवेश हमेशा अदिश राशि होती है, इसकी नेचर जो है वह अदिश प्रकृति की है। इसकी विमा की बात करें, आप लोगों को वैसे अभ्यास हो जाएगा, याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना विमा कैसे निकालते हैं। धारा की जो परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, I बराबर Q/T, तो इससे Q बराबर आ जाएगा IT। I विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर और जिसकी विमा होती है बच्चों A, और समय की विमा होती है T। तो विद्यार्थियों, आप लोग क्या कहेंगे? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है जिसकी विमा क्या होती है? AT। आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हैं M0 L0 T1 A1। ये विद्यार्थियों, आप लोगों ने विद्युत आवेश के बारे में सारी जानकारी ले ली है। आगे बढ़ते हैं। आपके मन में ये जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि जिस विद्युत आवेश की हम बात कर रहे हैं, यानी किसी भी पदार्थ का जो आवेशन है वो कितने तरीकों से संभव होता है। तो आज आप लोगों को मैं एक नया टॉपिक शुरू करवा रहा हूँ कि विभिन्न पदार्थों का जो आवेशन है वो किन 3 तरीकों से संभव हो सकता है। तो हेडिंग डालिए आप लोग, पदार्थ के आवेशन करने की विभिन्न विधियाँ। दोबारा सुन लीजिए, पदार्थ के आवेशन करने की विभिन्न विधियाँ। इन विभिन्न विधियों में सबसे पहले की जो विधि है, जिसको हम लोगों ने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसका नाम होता है बच्चों घर्षण विद्युत। कहने का मतलब किसी पदार्थ को आवेशित करने का जो पहला तरीका है वह कौन सा है? घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत का मतलब क्या होता है? आपको याद आ गया होगा, हमने पढ़ा था कि एम्बर को जब किसी रेशेदार पदार्थ से रगड़ते हैं तो उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है, वह कागज़ के टुकड़ों, घास के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। तो पहला तरीका कौन सा हो गया? घर्षण विद्युत। आवेशन की जो दूसरी विधि है वह होती है बच्चों संपर्क द्वारा आवेशन, या जिसको हम बोलते हैं चालन द्वारा। एक ही बात है, आप चाहे संपर्क द्वारा आवेशन बोलिए या बोल सकते हैं चालन द्वारा आवेश। आप सभी को पता है, जब 2 वस्तुओं को हम लोग आपस में संपर्क में लाते हैं, जैसे एक ये मान लीजिए कोई चालक है, एक ये कोई दूसरा चालक है, इन दोनों को आप लोगों ने एक नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ दिया। तो आप लोग क्या जानते हैं? यदि मान लीजिए बच्चों यह जो प्रथम चालक है, इस पर जो विभव है वो V1 है और इस पर विभव V2 है। आप लोगों को दूसरे पाठ में विद्युत विभव के बारे में जानकारी दी जाएगी, 10वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया है कि V1 का मान V2 से अधिक है, तो आप क्या समझेंगे, क्या जानेंगे? आवेश का जो प्रवाह है वह हमेशा अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होगा। कब तक होता रहता है? जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आवेशन करने की यह जो विधि है, इस विधि को हम क्या बोलते हैं? संपर्क द्वारा आवेशन, या बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तो 3 विधियों के नाम लिखने हैं कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका कौन सा हो गया? घर्षण विद्युत। दूसरा तरीका कौन सा हो गया? संपर्क द्वारा, या बोल सकते हैं चालन द्वारा। और तीसरा जो तरीका है, ये विद्यार्थियों ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब की बार की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें संभवतया ये आ सकता है, ये है प्रेरण द्वारा आवेशन। यदि 1 नंबर का प्रश्न आ जाए कि किसी पदार्थ
को आवेशित करने की विभिन्न विधियों के नाम लिखो। आपको कुछ नहीं बोलना है, केवल ये नाम लिख देने हैं। लेकिन 1 नंबर का अब की बार जो प्रश्न बन सकता है NCERT पाठ्यक्रम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रेरण द्वारा आवेशन। पहले आपको मैं इसको समझाता हूँ, उसके बाद में हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो नया हेडिंग डाल लीजिए, ये जो तीसरी विधि है उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा प्रकार है? प्रेरण द्वारा आवेशन। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। ये विद्यार्थियों एक चालक गोला है। इस चालक गोले को आप लोगों ने एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ये कोई कुचालक स्टैंड है या बोल दीजिए कुचालक प्लेटफॉर्म है। ये चालक गोला है। इस चालक गोले के समीप आप लोग विद्यार्थियों एक चालक छड़ लेकर आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ तो क्या होती है? धनावेशित। और फर्श से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ क्या होती है? ऋणावेशित। तो हम लोग यहाँ पर विद्यार्थियों सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ लेकर आते हैं। कैसी है ये? धनावेशित। तो ये इसके टच नहीं हो रही है, बिल्कुल इसके पास में है। तो हम क्या पाते हैं? ये चालक में जो ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित होंगे? धनावेश की ओर। तो ये जो चालक गोला है, इस चालक गोले के इस ओर वाला जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ कौन सा? जो छड़ के समीप है, इस पृष्ठ पर विद्यार्थियों मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य होने का मतलब इस पृष्ठ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। इसका मतलब विद्यार्थियों यह गोला क्या हो गया है? आवेशित हो गया। दोबारा सुन लीजिए। ये जो हम लोग सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ लेकर आते हैं, तो चालक गोले में जो ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षित होकर गोले के उस पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएंगे जो पृष्ठ छड़ के तरफ है। तो दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। इसका मतलब यह गोला क्या हो गया है विद्यार्थियों? आवेशित हो गया है। तो इसमें हमने क्या जाना कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु को संपर्क में स्थापित किए बिना ही इसका आवेशन हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। आप लोगों को चित्र बनाकर समझाना नहीं है, लेकिन परीक्षा में संभवतः प्रश्न आ सकता है प्रेरण द्वारा आवेशन से क्या आशय है। तो हेडिंग डालिए और उसको मैं लिखवा रहा हूँ भाषा में, आप नोट कीजिए। प्रेरण द्वारा आवेशन, किसी वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के द्वारा, आवेशित वस्तु कौन सी है यहाँ पर? ये सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़। तो सुनिए, किसी वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के द्वारा संपर्क स्थापित किए बिना ही आवेशन की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। बोलो, क्लियर हो गई बात? ये बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन है। कैसे हुआ ये आपके सामने है। तो इस आधार पर हम लोगों ने आज ये सीख लिया है कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के कितने तरीके होते हैं। नंबर 1 घर्षण विद्युत, नंबर 2 संपर्क द्वारा आवेशन या बोल सकते हैं चालक द्वारा आवेशन, और नंबर 3 कौन सा हो गया? प्रेरण द्वारा आवेशन। आगे बढ़ते हैं। जिस आवेश की हम चर्चा कर रहे हैं, बार बार कल से हम लोग यही बात पढ़ रहे हैं, तो अब बच्चों हम इस विद्युत आवेश के मूलभूत गुण पढ़ते हैं। नया हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत आवेश के मूल गुण। बहुत साधारण से गुण हैं, इनमें से अधिकांश तो आप लोगों को पहले से पता है। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, इसमें जो पहला गुण है उस पहले गुण का नाम है बच्चों आवेश की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है जोड़ से आवेश की योज्यता। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये विद्यार्थियों एक कोई निकाय है। इस निकाय में विद्यार्थियों मान लीजिए एक से अधिक आवेश है। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया और ये Q4। इस प्रकार से बहुत सारे आवेश है। तो हम क्या कहेंगे, इस निकाय का जो कुल आवेश है वो किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा निकाय में जो आवेश स्थित है उन सभी आवेशों का बीजीय योग। इसका मतलब समेशन Q बराबर क्या आ गया बच्चों?
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बहुत सिंपल सी बात है, तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। हेडिंग डाल लीजिए और कॉपी में इसका नोट कर लीजिए नोट्स। आवेश की योज्यता क्या बोलेंगे हम लोग? यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश हो तो निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। समेशन Q बराबर क्या आ गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये विद्यार्थियों आवेश का पहला मूलभूत गुण हो गया, आवेश की योज्यता। आगे बढ़ते हैं दूसरे गुण की तरफ। आप लोगों से मेरी उम्मीद यह है जो कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको आप साथ साथ याद भी करते चले जाएंगे। दूसरा जो मूलभूत गुण है वह है बच्चों आवेश संरक्षण नियम। ये आवेश संरक्षण नियम भौतिक विज्ञान का जो मूलभूत सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, उसी के तहत ये नियम आता है। इसका नाम है आवेश संरक्षण का नियम। क्या है इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। आप लोगों ने 10वीं कक्षा में या 11वीं कक्षा में जो न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ी है, 12वीं में फिर पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर आपने अल्फा कण की बौछार की तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये ऑक्सीजन और साथ में प्रोटॉन उत्सर्जित हो गया। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, बाएं पक्ष में धनावेश का योग देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। दाएं पक्ष में आइए, धनावेश का योग 8 प्लस 1 9। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि इस निकाय में कोई भी क्रिया हो रही हो, क्रिया कौन सी हो रही है? नाइट्रोजन पर अल्फा कण की बौछार हो रही है। इसके बावजूद भी जो धन आवेश और ऋण आवेश है उनका जो बीजीय योग है वह विद्यार्थियों क्या रह रहा है? नियत रह रहा है। तो यह अपने आप में कौन सा नियम हो गया? आवेश संरक्षण का नियम। इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं एग्जाम्पल भी नोट करवा दूंगा। भाषा नोट कर लीजिए। प्रत्येक विलगित निकाय में, विलगित का मतलब जिसके समीप अन्य कोई निकाय नहीं हो, प्रत्येक विलगित निकाय में धन तथा ऋण आवेश, धन तथा ऋण आवेशों का बीजीय योग सदैव नियत रहता है। दोबारा सुन लीजिए, प्रत्येक विलगित निकाय में धन तथा ऋण आवेश अर्थात कुल विद्युत आवेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है। यह निकाय में होने वाली किसी भी प्रकार की अन्योन्य क्रिया से प्रभावित नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। इसका एग्जाम्पल, एक तो आप ये इक्वेशन उतार दीजिए नाइट्रोजन वाली, दूसरी आप इक्वेशन, आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी में पता है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये तत्व अपने आप स्वतः विघटित होते रहते हैं। ये यूरेनियम है, विघटन के फलस्वरूप किस में विघटित हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थोरियम प्लस अल्फा कण का उत्सर्जन होगा। यहाँ पर भी विद्यार्थियों आप लोग यदि देखेंगे तो आवेशों का बीजीय योग क्या है? नियत है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो परीक्षा में कोई कहे आवेश संरक्षण के नियम का एक उदाहरण लिखो तो आप लोग अपनी मर्जी से, चाहे ये इक्वेशन चाहे ये इक्वेशन, जब हम पढ़ेंगे तो और बहुत सारे इसमें उदाहरण आ जाएंगे। ये हमारा विद्यार्थियों विद्युत आवेश का दूसरा मूलभूत गुण आ गया है। आगे बढ़ते हैं। आवेश का जो तीसरा मूलभूत गुण है वह है बच्चों आवेश का क्वांटीकरण। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तीसरा जो गुण है वो 1 नंबर के प्रश्न के लिहाज से महत्वपूर्ण है, आवेश का क्वांटीकरण। हम लोगों को प्रत्येक विषय वस्तु को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में हमें हमारे दिमाग में इसको सेट करना है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? साधारण सी बात है विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में हम किसी भी व्यक्ति से लेन देन करते हैं, रुपयों का लेन देन करते हैं, कोई वस्तु लेकर आते हैं। मान लीजिए बाजार से हम कोई वस्तु लेकर आए हैं, वो 1 रुपये की वस्तु है, हमने 1 रुपया दे दिया। अब कोई जो वस्तु लेकर आए हैं उस पर प्रिंट रेट है 1.18 रुपये। तो बच्चों आप लोग 1.8 देंगे रुपये? नहीं देंगे। आप कितने रुपये देंगे वहाँ पर? 1 रुपया। यदि किसी वस्तु पर प्रिंट रेट यह है
1.89 रुपये। तो हम लोग वहाँ पर कितने रुपए देंगे? 2 रुपये। तो कहने का मतलब 1 के बाद में हमने लेन देन में किसको काम में लिया? 2 को, 2 के बाद में 3 को, 3 के बाद में 4 को, फिर 5 को। नियमानुसार तो क्या होना चाहिए था? यदि 1 के बाद में 1.1, 1.2, 1.3, तब तो ये प्रक्रिया कैसी होती भाई? सतत प्रक्रिया होती। लेकिन हम लोग देख रहे हैं 1 के बाद में सीधा विनिमय 2 पर, 2 के बाद में 3 पर, 3 के बाद 4 पर, 4 के बाद 5 पर, इस तरह से ये आगे है। इसका मतलब हम लोग जो रुपये का विनिमय कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वह विद्यार्थियों सतत नहीं है, असतत है। इस असतत को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीट और हिंदी में बोल देते हैं विविक्त। ये तो रुपयों की बात हुई, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण। आप लोगों ने बच्चों अब तक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या जनरल साइंस में कहीं पर भी पढ़ा है, आप लोगों ने यही तो बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन है, आवेश का जो लेन देन है, हम यही तो बात पढ़ते हैं कि यह पदार्थ है। जैसे हम बात करें सोडियम, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये क्या बन गया भाई? सोडियम प्लस। मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये क्या बन गया? मैग्नीशियम प्लस 2। लेकिन कभी भी ऐसी हम लोगों ने आज तक पढ़ाई नहीं की है कि इसने 1.1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, 1.6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं। इसका मतलब विद्यार्थियों जो आवेश का विनिमय है वो भी जैसे 1.1, 1.6 नहीं है। हमने कैसे सुना है, कैसे पढ़ा है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि यदि भौतिक राशि आवेश का जो विनिमय है वह विद्यार्थियों किस रूप में नहीं है? सतत नहीं है। किस रूप में है? विविक्त है। तो जैसे आपने जब रुपयों की बात की थी तो आप इसको बोल सकते हैं धन का क्वांटीकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं आवेश की बात, इसको हम क्या बोल देंगे? आवेश का क्वांटीकरण। ये आपको केवल समझाने के लिए बताया है, लेकिन ध्यान रखना एक शब्द यहाँ पर क्वांटीकरण में शब्द आता है क्वांटम, या जिसको क्वांटा बोल देते हैं क्वांटम। क्वांटम का मतलब वह मिनिमम मान, वह न्यूनतम मान जिसका हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो धन की बात करें तो धन का क्वांटम क्या हो गया? 1 रुपया। इलेक्ट्रॉन की बात करें, मिनिमम क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो विद्यार्थियों आवेश के क्वांटीकरण का मतलब क्या हो गया? नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा सब लोगों के। नोट कीजिए आवेश का क्वांटीकरण। भौतिक राशि आवेश का विनिमय, विनिमय का मतलब एक्सचेंज, लेन देन। भौतिक राशि आवेश का विनिमय सतत नहीं होकर विविक्त होता है, तो इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। भौतिक राशि आवेश का विनिमय सतत नहीं होकर विविक्त होता है, तो इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्लियर होगी बात? इस आधार पर विद्यार्थियों अनेक वैज्ञानिकों की टीम ने इस पर विस्तृत चर्चा करके, विस्तृत अनुसंधान के पश्चात हम लोगों को एक बात बताई कि किसी भी पिंड पर जो आवेश होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं किसी व्यक्ति से कोई वस्तु ली हमने, उसकी रेट मान लीजिए 500 रुपये है, तो हम क्या बोलेंगे? रुपयों का क्वांटम क्या था भाई? 1 रुपया। तो हम उसको बोल देंगे 1 रुपये का 500 गुना। इसका मतलब जो धन का विनिमय है वो 1 रुपये के गुणक के रूप में है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो आवेश के क्वांटीकरण की बात आती है तो हम लोग यहाँ पर यह समझेंगे कि किसी भी पिंड पर जो विद्युत आवेश है वह एक निश्चित मान, और निश्चित मान कौन सा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। आज से ध्यान रखेंगे आप लोग, Q बराबर क्या होगा? Ne। कैसे बोलेंगे हम इसको? कि किसी भी पिंड पर विद्युत आवेश सदैव एक निश्चित मान कौन सा? इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसका पूर्ण गुणज। नोट कर लीजिए, इसी में लिख लीजिए आप लोग आवेश के क्वांटीकरण में, किसी भी पिंड पर विद्युत आवेश सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है, अर्थात Q बराबर Ne। अब यहाँ पर n का मतलब गणित में आप लोग सीखते हैं, n का मतलब नेचुरल नंबर्स। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। E का मतलब
इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मात्रक भी आप सबको याद हो गया है, क्या होता है बच्चों? कूलाम। तो Q बराबर क्या हो गया? Ne। तो आपने ये क्या जान लिया? आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश के जो मूलभूत गुण हैं उसमें कौन कौन से पढ़ लिए हमने? आवेश की योज्यता, आवेश संरक्षण नियम, आवेश का क्वांटीकरण। लेकिन बच्चों एक और गुण होता है, इसको केवल समझना है, हमारे ये NCERT के पाठ्यक्रम में नहीं है। यह है बच्चों आवेश की निस्तरता। आवेश की निस्तरता हमारे कोर्स में नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आवेश की निस्तरता से मतलब क्या होता है? विद्यार्थियों, कोई भी जो पिंड है उस पिंड पर जो विद्युत आवेश है वह कभी भी उस आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये ध्यान रखना, आवेश का मान Q का मान कभी भी आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। Q V पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि विराम अवस्था में आवेश और गतिमान अवस्था में आवेश सदैव बराबर होते हैं। विराम अवस्था में आवेश और गतिमान अवस्था में आवेश सदैव बराबर होते हैं। इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों? आवेश की निश्चलता। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया है। इसका एक ही सार है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान है वह आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर होगी बात? ये कोर्स में नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आवेश के गुण धर्म की चर्चा के पश्चात हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। उस टॉपिक में हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आवेश की उपस्थिति की हम लोग कैसे जानकारी लेते हैं। ये उपकरण अपने आप में आवेश की उपस्थिति का संसूजन कराता है, डिटेक्ट कराता है, और इसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हर एक विषय वस्तु को हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न ये बन सकता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है? तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है सीधा। पहले नोट कर लीजिए, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी आवेश की उपस्थिति के संसूजन, संसूजन का मतलब जानकारी, संसूजन का मतलब टू डिटेक्ट, आवेश के संसूजन की उपस्थिति के बारे में बताता है। कौन बताता है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। अब ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की बनावट कैसी होती है, इसको आपको मैं संक्षेप में समझा रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। इसका अर्थ तो जान गए। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का मतलब आवेश के उपस्थिति के संसूजन का एक उपकरण है, उसका नाम क्या है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। अब इसकी बनावट क्या होती है विद्यार्थियों? इसमें बच्चों कांच का एक ये पात्र होता है। ये कांच का एक पात्र है, यहाँ पर रबड़ का एक कोर्क लगा हुआ है। ये रबड़ का एक कोर्क है। इस पात्र में विद्यार्थियों धातु की एक छड़ लगी हुई रहती है। कैसे? वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर। धातु की ये एक छड़ है जो ऊर्ध्वाधर लगी हुई है। ये धातु की छड़ है, ऊर्ध्वाधर लगी हुई है। इस धातु की छड़ का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर विद्यार्थियों एक धातु की यह एक डिस्क होती है, चकती। ये धातु की छड़ है, ध्यान रखना, ये तो है धातु की छड़ और यह है धातु की चकती। डिस्क है धातु की चकती। ये जो धातु की छड़ जो वर्टिकली लगी हुई है, इसके निचले सिरे पर विद्यार्थियों 2 स्वर्ण पन्नियाँ लगी हुई रहती है। स्वर्ण को हम गोल्ड बोलते हैं, इसको नाम दे दिया आपने GF। ये GF क्या है? स्वर्ण पत्तियाँ। ये आप लोगों को जिज्ञासा हो रही होगी कि मैंने इसको इस तरह क्यों दिखाया, अभी आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों धातु की चकती के पास में
जब हम एक आवेशित वस्तु लाते हैं, ये मान लीजिए सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच छड़ लिया है आप लोग, तो ये आवेश किसके संपर्क में आ गया? धातु की चकती। धातु की चकती से होता हुआ आवेश कहाँ पर आएगा? धातु की छड़ पर। ये आवेश विद्यार्थियों धातु की छड़ पर वितरित हो गया है। ये आवेश कहाँ पर आ जाएगा? अब स्वर्ण पन्नों पर। इस पर भी पॉजिटिव आवेश, इस पर भी पॉजिटिव आवेश, तो दोनों पन्नियों पर विद्यार्थियों कैसा आवेश आ गया? समान प्रकृति का। तो ये पन्नियां जो ऐसी थी ना भाई, तो ये समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित। तो यहाँ पर ये पन्नियों को हम लोगों ने इसको गैप में दिखा दिया है। तो बात आगे समझ में, यह विद्यार्थियों स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है। कोई विशेष ध्यान में याद रखने वाली बात नहीं है, एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी याद हो जाएगा। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या हो गई? आवेश की उपस्थिति के संशोधन का एक यह उपकरण है। ये कांच का पात्र है जिसमें धातु की छड़ लगी हुई है। धातु की छड़ के निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्तियां हैं। ये धातु की चकती है। इसको जब हम आवेशित वस्तु से टच कराते हैं तो वस्तु का आवेश छड़ में से होता हुआ कहाँ पर आ जाता है? स्वर्ण पन्नियों पर। दोनों पर समान प्रकृति का आवेश है तो एक दूसरे से क्या हो जाती है? ये प्रतिकर्षित हो जाती है। ये विद्यार्थियों हमारा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक में आ पहुँचे हैं। अब हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यहाँ से हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उनमें कहीं न कहीं इसका जरूर जिक्र होगा। कूलाम का नियम सारे बच्चे ध्यान से समझना। यह बच्चों एक बिंदु आवेश है Q1, यह दूसरा बिंदु आवेश है Q2। आप लोगों को ये बात तो अपने आप ही समझ लेनी चाहिए कि जो दोनों आवेश हैं वो कैसे हैं? स्थिर आवेश है, क्योंकि हमारा जो पाठ का नाम है वो कौन सा है? स्थिर विद्युतिकी। तो दोनों आवेश Q1 व Q2 कैसे आवेश है भाई? स्थिर आवेश है। स्थिर में भी कैसे? पॉइंट चार्ज। आपसे कोई कहे कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पॉइंट चार्ज का मतलब यह होता है जब इन आवेशों की विमा आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। हमें पता नहीं है ये आवेश Q1 प्लस है या Q2 प्लस है या एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। दोनों की प्रकृति समान भी हो सकती है, दोनों की प्रकृति विपरीत भी हो सकती है। तो कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया कि ये जो दोनों आवेश जिनके बीच की दूरी R है, इनके बीच में जो विद्युत बल लगेगा वह बल विद्यार्थियों नंबर 1 डिपेंड करता है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। नंबर 2 जो विद्युत बल है वह डिपेंड करता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल नंबर 1 डिपेंड करता है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, नंबर 2 आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको विद्यार्थियों हमने जॉइंट लिख दिया, तो जॉइंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा विद्यार्थियों F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे R²। समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं हम सभी को ध्यान है एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर बोल देते हैं K। तो F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R²। ये विद्यार्थियों हमारा कूलाम का नियम आ गया है। तो कूलाम के नियम को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? दो बिंदुवत स्थिर आवेश, माध्यम क्या है यहाँ पर? निर्वात के मध्य लगने वाला विद्युत बल निर्भर करता है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको हमने एक साथ लिख दिया तो F बराबर आ गया K Q1 Q2 बट्टा R²। अब ध्यान रखना, यदि दोनों की प्रकृति समान है तो
F होगा प्रतिकर्षण। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो प्रतिकर्षण, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो बल कौन सा होगा, आकर्षण होगा। F बराबर K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। आप सभी लोगों को पता है बल की प्रकृति कैसी होती है, सदिश, इसलिए हमें बताना होगा कि इसकी दिशा किधर होगी। ध्यान रखना, यहाँ पर Q1 Q2 जो बिंदुवत स्थिर आवेश है, इनके मध्य लगने वाला जो बल है उस बल की दिशा विद्यार्थियों सदैव आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, किधर है ये, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिट वेक्टर आर, इकाई सदिश। वेक्टर एफ बराबर आ गया के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर आर के। तो नोट्स में आप उतार लेंगे, दोबारा सुन लीजिए कैसे नोट करेंगे। दो बिंदुवत स्थिर आवेश जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है, तो इनके मध्य लगने वाला बल निर्भर करता है नंबर 1 आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, नंबर 2 आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिर इसको हमने अरेंज करते हुए लास्ट में ये प्राप्त कर लिया है। अब जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है, ये के क्या है, के को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कूलाम नियतांक। के का मतलब क्या है, कूलाम नियतांक। अब आपकी जिज्ञासा यह हो सकती है कि इस के का मान कितना होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यदि हमने आवेश को एम केस में लिया, एम केस का मतलब कूलाम, बल को न्यूटन में लिया, आर को यानी दूरी को मीटर में लिया, तो विद्यार्थियों इस आधार पर जो कूलाम नियतांक है इसका मान क्या होता है, आप याद रखेंगे, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। हमारे जो सवाल आएंगे उन सवालों में के का हम लोगों को मान रखना पड़ेगा। के का मान कितना हो गया, 9 गुणा 10 की पावर 9। मात्र क्या होगा, सूत्र से पता है, देखो के बराबर क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर बट्टे Q1 Q2। के का मतलब ये तो हो गया अभी, देखो के बराबर आ गया यहाँ पर एफ आर स्क्वायर बट्टे Q1 Q2। एफ का मतलब न्यूटन, एम केस ले रहे हैं, बल की जगह आ गया न्यूटन, इंटू आर दूरी, दूरी का मतलब मीटर, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, बट्टे Q1 Q2, ये भी कूलाम ये भी कूलाम, तो क्या आ गया है, कूलाम स्क्वायर। तो विद्यार्थियों आज आपने यह जान लिया है कि कूलाम नियतांक का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। ये संख्यात्मक मान और ये इसका मात्रा। अब एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, यदि हमने आवेश को सीजीएस पद्धति में लिया, यानी ESU जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, आर को आपने सेंटीमीटर में लिया, बल को आपने डाइन में लिया, तो विद्यार्थियों ध्यान रखना जो के है उसका संख्यात्मक मान कितना होता है, के। परीक्षा में कोई एक नंबर का प्रश्न पूछ ले कि कूलाम नियतांक का एमकेएस पद्धति में संख्यात्मक मान कितना होता है, क्या बोलेंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9। सीजीएस में क्या होता है, 1, और ये मात्रक है, और सीजीएस में मात्रक लिखोगे तो क्या आ जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे ESU का होल स्क्वायर। ये विद्यार्थियों हमारा कूलाम नियतांक आ गया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और है, ये जो कूलाम नियतांक है, इस कूलाम नियतांक को विद्यार्थियों हम लोग इस रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, k बराबर 1/4 पाई। ये नया संकेत आ गया आप लोगों के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, या बोल देंगे एप्सिलॉन 0। तो k बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो एप्सिलॉन 0 है इसको विद्यार्थियों हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो इस आधार पर आप लोग कह सकते हैं हमारा जो कूलाम बल है इसका मान कितना आ गया, वेक्टर F इज इक्वल टू के को क्या लिख दिया आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, साथ में आ गया है आर के। तो एप्सिलॉन नोट का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना भाई, आपने लिखा है के बराबर इतना, के का मान कितना है, 9 गुणा 10 की पावर 9, पाई की जगह लिख दिया आपने 3.14। इसको आप सरल करेंगे तो बच्चों आप लोग पाएंगे
एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वह होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न में अनेकों बार आया हुआ है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान लिखो और इसका मात्रक भी बताइए। तो मान कितना हो गया? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। मात्रक को रटने की जरूरत नहीं है। ये एप्सिलॉन 0 क्या है भाई? इसका उल्टा है। किसका? कूलाम नियतांक का। कूलाम नियतांक का मात्रक क्या जाना था हम लोगों ने? न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। तो उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पर कूलाम स्क्वायर तो आ जाएगा ऊपर और ये न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर आ जाएगा नीचे। ये विद्यार्थियों, आज आपने कूलाम का नियम पढ़ लिया है। बाकी बातें हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन आपसे उम्मीद है इन सब बातों को आप लोग दोहराते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।